सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी क्या भविष्य में जाकर के फेल हो जाएगा? सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको यह बताया जाता है कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही रखते हैं तो लाइफ टाइम आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे और आपके ना रहने की कंडीशन में आप अपने नॉमिनी को करोड़ों की वेल्थ दे करके जाएंगे अगर आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मंथली विड्रॉल कर रहे होते हैं तो। वहीं पर एक सम्मानित सदस्य हैं फिनोबिट फैमिली के, जिनके द्वारा लगातार 3 दिन से मुझे प्रेशराइज उनके द्वारा किया जा रहा है कि आप इस मुद्दे पर बात करिए कि एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के द्वारा एसडब्ल्यूपी को लेकर के 3 वीडियो की सीरीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि भविष्य में जाकर के एसडब्ल्यूपी जो है वो फेल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल जब इस प्रकार की खबरों पर वीडियो बनाता है तो नो डाउट उनको मिलियंस में व्यूज आते हैं और बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, और चूंकि बहुत सालों से वो एक तरीके इस प्रकार के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या वाकई में एसडब्ल्यूपी भविष्य में जाकर के फेल हो जाएगा। यहाँ पर इस मुद्दे पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एसडब्ल्यूपी मैक्सिमम वही लोग करते हैं जो कि रिटायर्ड हैं या फिर जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम चाहे सैलरी से या फिर बिजनेस से है वो बंद हो चुका है और अब वो एसडब्ल्यूपी के द्वारा होने वाले मंथली इनकम पर ही डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर नो डाउट उनके मन में भय उत्पन्न होना लाजमी है जब इस प्रकार के वीडियो जो वो देखते हैं कि भविष्य में जाकर के मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो आपके मन में इस चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वाकई में वो लाइफ टाइम चल भी पाएगा या नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाली है। मैं यहाँ पर किसी का नाम और किसी का कमेंट शो नहीं करने वाला हूँ या फिर ईमेल शो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बेवजह मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता। मैं बिना किसी का नाम लिए ही पूरे डाउट का जो भी आपके मन में डाउट है उसे क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा कि आप किसी को भी फॉलो करते हैं सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। आपका इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो आपके रिसर्च और आपके खुद के एनालिसिस के बेस पर होना चाहिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप किसी और के कहने पर, किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं लेकिन आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जिसकी वजह से आप इधर उधर की खबरों को देकर के कहीं ना कहीं भ्रमित होते हैं। इवन मैं भी अगर आपको कुछ बता रहा हूँ तो आज आपके पास इंटरनेट का पावर है जिसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कोई भी पर्सन जिसे आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसको कम से कम क्रॉस वेरीफाई करिए कि क्या वो बंदा सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। चलिए, एसडब्ल्यूपी के लिए जो उन 3 लिंक में जो मैंने देखा वीडियोज में जो बताया गया कि एसडब्ल्यूपी जो है वो भविष्य में जाकर के फेल हो जाएगा। पहले वीडियो में उन्होंने जो रीजन बताया वो ये बताया कि मान लीजिए कि कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी उनका अमाउंट हो सकता है, वो एसडब्ल्यूपी मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद से अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है 50,000 1 लाख तो ये चीज़ें भविष्य में जाकर के खत्म हो जाएंगी, 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाकर के खत्म हो जाएंगी। उनका ये एग्जाम्पल देख करके आपको हंसी आएगी। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पर्सन है जो कि यहाँ दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में जाना चाहता है, दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है और उसके पास 4 व्हीलर है, इस 4 व्हीलर से वो दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है, ठीक है। अब उसने अपने 4 व्हीलर में 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल जो भी गाड़ी हो, पेट्रोल वाली या डीजल वाली जो भी गाड़ी हो, 1 लीटर डलवाया। अब वो इस 1 लीटर पेट्रोल को डाल करके दिल्ली से मुंबई के लिए चला और उसका जो पेट्रोल या फिर डीजल है, जो फ्यूल है, वो बीच में ही खत्म हो गया। यही एग्जाम्पल एग्जैक्टली उनके द्वारा दिया गया। ये गाड़ी कितना दूर जाएगी वो डिपेंड करेगा इसके द्वारा एवरेज कितने का दिया जा रहा है, माइलेज कितने का दिया जा रहा है और इनके बीच में दूरी कितनी की है। अगर ये गाड़ी हमें 15 किलोमीटर पर लीटर का अगर एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है, तो इसके बीच कितनी दूरी है उससे इसमें डिवाइड करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कितने लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारा कुछ जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। अब उन्होंने अपने एग्जांपल में ये बताया कि कोई 20 लाख इन्वेस्ट करके 50,000 महीने का और 1 लाख महीने का अगर निकालता है तो ये पैसा 2-3 साल 4 साल 5 साल 10 साल में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेशन ही नहीं किया एग्जैक्टली एसडब्ल्यूपी काम कैसे करता है। तो इसको समझने के लिए आपको बाल्टी का एग्जाम्पल समझना होगा, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है जिसे हम 12% अगर एज्यूम करें और अगर आप 12% से ज़्यादा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जितना आपको पैसा इंटरेस्ट के तौर पर मिल रहा है उससे ज़्यादा आप निकाल रहे हैं तो बाकी का तो आपका प्रिंसिपल से निकलेगा। तो जब आप ज़्यादा निकालेंगे तो वो जाहिर सी बात है खत्म ही हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए इस बाल्टी में ऊपर एक नल लगा हुआ है जिसकी स्पीड x है और अगर इस बाल्टी से भी एक नल लगा हुआ है जिसमें से आप पानी निकाल रहे हैं, अगर इसकी स्पीड x/2 रही तो ये बाल्टी कभी खाली नहीं होगा। एसडब्ल्यूपी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जो अमाउंट आप
इन्वेस्ट किए SWP प्लान स्टार्ट करने के लिए, उस पर रिटर्न अगर 12% माने, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी का फंड आप सेलेक्ट करते हैं जिस पर जो भी हमें रिटर्न मिले उसका आधा ही अगर आप साल भर में निकालते हैं, तो आधा जो परसेंट है, मतलब कि 12% अगर हमें मिला तो 6% हम सालाना का निकाले तो 6% से हमारा पैसा ग्रो करता रहेगा और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। अब उनके द्वारा ये बोला गया कि 20 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 50,000 महीने का निकाल रहे हैं, क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? मैं बोल रहा हूँ कि 12% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो 6% ही आप साल भर का निकालिए। 6% साल भर का, महीने का कितना होगा? तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.5% आएगा। अब 20 लाख का 0.5% हमें निकालना होगा महीने का। 20 लाख जो हमारा अमाउंट है इसका हमें कितना निकालना है? 0.5%। 0.5% मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा। अब देखिए ये है 2000 गुणे 5 यानी कि 10,000, यानी कि 20 लाख इन्वेस्टमेंट करने पर महीने का आप मैक्सिमम 10,000 ही निकाल सकते हैं। और उन्होंने कैलकुलेशन करके दिखाया 50,000। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। जितना आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा तो आप पैसा निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बहुत तेजी से निकलेगा, तो ये तो भविष्य में जाकर के खत्म ही हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो बता रहे हैं वो कितने हद तक सही है। वो बिल्कुल ही एक तरीके से नॉनसेंस एग्जाम्पल उनके द्वारा दिया गया था जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज़ हो, चाहे आप कोई भी काम करते हैं तो मैथमेटिकल पहले उसका एक तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन अगर सही है तब जाकर के वो चीज़ें सही से एग्जीक्यूट होंगी। कैलकुलेशन ही आपने नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट कहाँ से सही से होंगी। दूसरा, उन्होंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके कुछ टाइम पीरियड में ये दिखाया कि मार्केट जो है वो लगातार करेक्शन पीरियड में थी, तो इस दौरान अगर आपने कोई यहाँ पर SWP किया तो लगातार उनका पैसा यहाँ से निगेटिव में चला जाएगा और 40% नेगेटिव में चला गया। कोई 20 लाख इन्वेस्ट किया तो उसका सिर्फ 60% पैसा बचा, यानी 12 लाख केवल पैसा बचा। तो इस पर SWP करेंगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी आप SWP करते हैं तो अपने लिए एक स्टेबल फंड चुनते हैं। SWP कभी भी आप प्योर इक्विटी फंड से नहीं करते हैं बल्कि हाइब्रिड प्रोडक्ट से करते हैं, जहां पर आपका इक्विटी और डेट दोनों का पार्ट है। जो डेट है वो हमें फिक्स 6 से 8% का रिटर्न देगा, तो ये इक्विटी वाला पोर्शन गिर रहा है, डेट वाला पोर्शन नहीं गिर रहा है, तो वो आपके पूरे पैसे को बैलेंस करके रखेगा। अगर आप इसी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जैसे सितंबर 2024 से नवंबर 2024 अभी हम लोग लास्ट में हैं, तो मार्केट जो है लार्ज कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, लगभग 10% के आसपास सभी गिर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी की बात करेंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड की बात कर लेंगे या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड की बात करेंगे, तो उनका अगर आप गिरावट देखेंगे तो 4 से 5% का गिरावट दिखेगा। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेट का एक्सपोजर वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप ऐसे फंड को अगर आप सेलेक्ट करेंगे जो कि प्योर इक्विटी है, तो यहां तो आपका सिलेक्शन ही गलत है। तो ये तो आप गलत मैसेज दे रहे हैं ना कि SWP में आप प्योर इक्विटी के तहत जा रहे हैं, तो ये तो डिसीजन ही बहुत गलत है। SWP कभी भी प्योर इक्विटी से करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप प्योर इक्विटी से करना चाहते हैं तो उसका एक कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि आज से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और 20 साल चूंकि लंबा टाइम होराइजन है तो वो प्योर इक्विटी में ही जाएगा, नो डाउट। अब 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद से मान लीजिए उसके पास 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया। अब इस 1 करोड़ को अगर वो किसी हाइब्रिड प्रोडक्ट में डालना चाहेगा तो नो डाउट इस पर जो उसे रिटर्न मिला होगा, मान लीजिए इस पर रिटर्न उसको मैं मान लेता हूँ कि 70 लाख का मिला, 30 लाख उसका इन्वेस्टमेंट और 70 लाख में रिटर्न मान लेता हूं, टोटल कॉर्पस उसका 1 करोड़ का बना। ये सब कुछ हाइपोथेटिकल है, उम्मीद करता हूं चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं 70 लाख उनका रिटर्न मानूं तो उस फाइनेंशियल ईयर का 1,25,000 तो माइनस कर दिया जाएगा, जिस पर उन्हें टैक्स नहीं देना है। तो इसमें से अगर 1 लाख माइनस कर दें तो ये आता है 68,75,000। 68,75,000 वैल्यू आती है। अब 68,75,000 का 12.5% के हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब इससे तो बेहतर यह है कि इतना बड़ा अमाउंट का 12.5% हमें टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम बिना ट्रांसफर किए इसी फंड से SWP स्टार्ट कर दें, यानी प्योर इक्विटी से। क्योंकि जब हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। या फिर अगर आप ट्रांसफर करना ही चाहते हैं तो इसकी एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 15वें साल के बाद आप इस पैसे को धीरे धीरे करके पार्क करना शुरू कर दीजिए किसी एक स्टेबल फंड में। वो कैसे होगा? चूंकि 1,25,000 तक का आपको कैपिटल गेन में एग्जम्पशन है, एक तरीके से छूट है, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये मानूं कि जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया अगर वो 20% का अगर हमें रिटर्न दे रहा है और 6 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो एक साल में 20% मिला तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12×72 7,20,000। यानी 7,20,000 अगर टोटल अमाउंट आप निकाल करके किसी स्टेबल फंड में डालते हैं तो यहाँ पर हमारा गेन कितना हुआ था? 1,20,000। 1,20,000 हमारा ये गेन हुआ था, जो कि 1,25,000 के अंदर है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग 7,20,000 तक का अमाउंट निकाल लें जिसमें 6 लाख प्रिंसिपल है और 1,20,000 आपका गेन है, तो चूंकि ये 1,25,000 के अंदर है तो हमारी
कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और हमने ये 7,20,000 निकाल करके कहाँ पर डाल दिया, एक प्योर हाइब्रिड फंड में, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का पार्ट है। ठीक है, तो अगर 5 साल तक आप इस तरीके से प्रोसेस करते रहेंगे तो हर एक साल अगर आप 7,20,000 अगर कर रहे हैं तो 7×5 = 35 ये, और 20,000 का 5 से गुणा करेंगे तो 1 लाख, वो 36 लाख आप अपने स्टेबल फंड में ट्रांसफर कर चुके होंगे। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके पूरा पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो या ये आप स्ट्रेटजी अपनाइए कि इक्विटी से आपको अगर डेट में जाना है तो ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, या फिर अगर आप इस तरीके का कोई भी ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं और प्योर इक्विटी से ही चाहते हैं तो इसके लिए भी स्ट्रेटजी होती है कि आपका जो फंड है वो प्योर इक्विटी में है, जो कि कभी भी मार्केट करेक्शन में तेजी से नीचे गिर सकता है। इसके लिए जितना भी आपका फंड है उसे आप 30% मार्जिन लेकर के चलिए मार्केट करेक्शन के लिए। अब उन्होंने जो अपने वीडियो में दिखाया कि निफ्टी 30%, 40% इस प्रकार से गिर रहा है, वो 30% मार्जिन इसी के लिए लिया जाता है कि इक्विटी से अगर आप कर रहे हैं तो कभी भी मार्केट 20%, 30% करेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो 30% मार्जिन लेकर के चलना है, यानी कि टोटल जो हमारा 1 करोड़ कॉर्पस बना था वो आप 1 करोड़ नहीं मानेंगे, बल्कि 30% माइनस कर दीजिए तो 70 लाख अब हमारा टोटल कॉर्पस माना जाएगा। होगा वो 1 करोड़ ही, लेकिन उसे हम लोग एज्यूम करेंगे 70 लाख। अब इस 70 लाख का आपको 0.5% निकालना है। तो 70 लाख का अगर मैं 0.5% निकालता हूं, देखिए तो ये आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 10 हट जाएगा, यानी कि ये 35,000, यानी कि 1 करोड़ अगर प्योर इक्विटी फंड में आपका कॉर्पस है और एसडब्ल्यूपी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 करोड़ का 0.5 अगर आप निकालने जाएंगे तो वो 50,000 आएगा। तो 50,000 आपको नहीं निकालना है, बल्कि आप उसको मार्जिन लेकर के चलेंगे 30% का, क्योंकि मार्केट करेक्ट कर सकती है। अगर प्योर इक्विटी में है तो आप 30% लेस कर देंगे तो 70 लाख आएगा। अब इस 70 लाख का 0.5% यानी 35,000 हमें विड्रॉल करना है 1 करोड़ होने के बावजूद भी, क्योंकि 30% हमें मार्जिन लेकर के चलना होता है। ठीक है, तो ये होता है कैलकुलेशन। इस तरीके से चीज़ों को एसडब्ल्यूपी के लिए प्री प्लान किया जाता है, ना कि केवल देख करके कि हमारी जरूरत कितनी है, हम 50,000 निकाले, 1 लाख निकाले। वो पॉसिबल ही नहीं है। या तो आपने कैलकुलेशन ही नहीं किया, होमवर्क जो आपको करना चाहिए था वो किया ही नहीं, और आपने अगर गलत कैलकुलेशन होगा, एक भी अगर गलत स्टेप आपने उठाया तो ये तो कॉर्पस कोई पैसे का पेड़ थोड़ी है, ये भी तो मैथमेटिकल रिटर्न के हिसाब से चीज़ें डिफाइन हो पा रही हैं। तो जब आपने कैलकुलेशन ही सही नहीं किया तो वो कैसे एक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो इस तरीके से आप प्योर इक्विटी से भी अगर एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो कम से कम 30% आपको मार्जिन लेकर के चलना होता है। ठीक है, अब आते हैं जो ईमेल में मुझे लिंक भेजा गया, उसमें तीसरा जो लिंक था, जो लास्ट वीडियो उनके द्वारा बनाया गया है, उसमें उन्होंने ETF के बारे में बताया है कि ETF एसडब्ल्यूपी से अच्छा प्लान है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा कि ETF जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है और जो एसडब्ल्यूपी है वो विड्रॉल करने का प्लान है। तो बेसिकली तो आपको ये अंतर समझना होगा। और ETF म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से लोगों के द्वारा आपको बेनिफिट बताया जाता है कि ETF पता नहीं क्या है, कि आपको कितना रिटर्न बना करके दे देगा, म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा अमीर बना करके दे देगा, तो चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी YouTube चैनल पर आप देख रहे होते हैं और किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए तो समझ लीजिए उसका व्यक्तिगत कुछ लाभ हो सकता है। अभी मैं वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ETF के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पर हमें रियल टाइम प्राइस देखने को मिलता है NAV का। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम बॉटम पर खरीद सकते हैं, इससे हमें एक तरीके से अच्छा बेनिफिट हो सकता है भविष्य में जाकर के। जब मार्केट गिर रही होती है तो किसी को भी नहीं पता है कि वो लास्ट में कहाँ तक जाकर के रुकेगी, तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, यहाँ पर खरीद सकते हैं, यहाँ पर खरीद सकते हैं। आप टाइम कर ही नहीं पाएंगे कि मार्केट और नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी। तो ये ETF को लेकर के जो आज जितना हवा बनाया जाता है, वो जब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे 2 साल 3 साल तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैं लोअर प्राइस पर खरीद रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको दिन भर अपना टाइम भी तो देना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं। एक्चुअली में ETF जितना बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है उतना ETF जो है वो किसी इंडेक्स को फॉलो करता है। अब ये हमें क्लियर है कि जब इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा है तो इंडेक्स से ज़्यादा तो रिटर्न बना करके मिलेगा नहीं। जबकि म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो एक्टिव कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं तो वो इंडेक्स को बीट करने की क्षमता है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का फंड आपने लिया है, हाँ लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पर ETF आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, इंडेक्स फंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब मिड कैप और स्मॉल कैप की बात की जाती है तो मैक्सिमम स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं और इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। तो जब इंडेक्स के बराबर ही हमें ETF में रिटर्न मिलेगा तो एक्टिव म्यूचुअल फंड तो इससे ज्यादा ही रिटर्न बना करके देगा। और आप दिन भर उसमें लगे भी पड़े हैं कि कब मार्केट करेक्ट होगा, कितने लेवल पर नीचे जाएगा, उस बॉटम को आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट किधर मूव कर जाएगा हर एक सेकंड में किसी को नहीं पता है। इसके अलावा ETF में एक और प्रॉब्लम है। आज आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया,
वहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी थी। कल को अगर लिक्विडिटी नहीं रही तो यहाँ से आप पैसा निकाल ही नहीं पाएंगे। जैसे आप म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एएमसी के द्वारा आपको यूनिट दिया गया है, और जब आप अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो आप अपना यूनिट भी उस एएमसी को बेच रहे होते हैं। एएमसी हमेशा अवेलेबल है आपसे यूनिट खरीदने के लिए, यानी कभी भी आप एक झटके में पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ये इंडेक्स ही होगा लेकिन किसी एक्सचेंज पर, जैसे बीएसई और एनएससी, उस पर ये ट्रेड किया जाएगा जिस तरीके से आप शेयर्स को ट्रेड करते हैं। मतलब कि यहां पर क्या होगा, यहां पर बायर होगा और सेलर होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपना ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किए और उसे आप बेचना चाहते हैं, तो अब आप क्या हो गए, अब आप सेलर हो गए। और चूंकि ये ट्रेड किया जा रहा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे को देगा और दूसरा व्यक्ति उसके बदले में पैसा देगा। तो जब आप बेचना चाहते हैं तो कोई बायर रहेगा तभी तो कोई खरीदेगा। अब मान लीजिए मार्केट करेक्ट हो रही है, आप मार्केट से निकलना चाहते हैं, लेकिन उस समय सभी लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रही है, और आप उस समय बेचना चाहते हैं, तो जब बायर नहीं मिलेगा तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए आज किसी ईटीएफ में लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, उसके बाद से 10 साल बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया, 20 साल इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद लिक्विडिटी कम हो गई, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि जब बायर अवेलेबल होगा तभी आप खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। बायर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, मतलब चाहकर भी आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा ईटीएफ, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चूंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होगा, और एक्सचेंज पर ट्रेड आप पर्टिकुलर किसी डीमैट अकाउंट के ही माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ को आपको समझना होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका स्टैंप ड्यूटी लगता है जो कि 0.005% होता है, जो कि सरकार को टैक्स जाता है हर एक ट्रांजैक्शन पर, ठीक है। वहीं पर जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईटीएफ पर आपको जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, जैसे आप मान लीजिए ग्रो का यूज कर रहे हैं, जीरोधा का यूज कर रहे हैं, या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो वो ब्रोकर जो है वो आपको डीमैट की सर्विस दे रहा है, तो उसके कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेज लगते हैं, सर्विस चार्ज लगते हैं। तो यहां पर भी आपका पैसा लगता है। ऐसा नहीं है कि हर एक ईटीएफ जो आप खरीद रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहां पर कई प्रकार के चार्जेज होते हैं, ठीक है। इसको भी आपको समझना होगा। और साथ ही साथ ईटीएफ को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है कि ईटीएफ आप केवल और केवल डीमैट अकाउंट के माध्यम से खरीद या फिर बेच सकते हैं। अब जब डीमैट अकाउंट से खरीदना या फिर बेचना है तो नो डाउट यहां पर प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। यहां पर प्रोडक्ट क्या है, डीमैट अकाउंट। आपने देखा होगा जब भी इस प्रकार के वीडियोज बनाए जाते हैं ईटीएफ का, या फिर जो एसडब्ल्यूपी को लेकर के जिस वीडियो की बात की जा रही है, जो 3 लिंक भेजा गया जिसमें एसडब्ल्यू के बारे में बताया गया, उनके प्रत्येक वीडियो में देखिएगा आप डीमैट अकाउंट ओपन कराने का लिंक दिया रहेगा। अब वो डीमैट अकाउंट जो है जब आप ओपन कराएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन जब आप उसे रेफर करते हैं तो वहाँ पर अर्निंग होती है। मतलब प्रत्येक रेफरल पर उनको कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, मतलब कि उनके लिंक से अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनको कुछ अर्निंग जारी होगी। इसी वजह से आपको प्रमोट किया जाता है ईटीएफ को लेकर के। क्यों? क्योंकि आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, और अगर मान लीजिए उनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, और मान लीजिए कि मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, 1 लाख भी अगर जो व्यूअरशिप है अगर उनसे कन्विंस हो गई, और 1 लाख लोग भी उनके लिंक से अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराने लगे, और एक रेफरल पर उन्हें केवल 100 रुपया भी मिले, तो 1 लाख गुणे 100 हो जाएगा। देखिए 1 लाख गुणे 100, यानी कि यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या आप एज्यूम कर पा रहे हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक वीडियो बना करके डाल दिया, और उस वीडियो से लोग इन्फ्लुएंस हो गए, बिना रियलिटी जाने, बिना अपना खुद का वेरिफिकेशन किए, बिना किसी चीज़ का एनालिसिस और बिना रिसर्च किए 1 लाख लोग अगर उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, 100 रुपया भी अगर रेफरल हम लोग मान लें तो 1 करोड़ तो वो वैसे ही कमा रहे हैं। इसी वजह से ईटीएफ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, और रेफरल अर्निंग के थ्रू वो अच्छा खासा अर्निंग कर पाते हैं। अब आपको समझना होगा कि कोई बड़ा यूट्यूबर है या फिर जिसके मिलियंस में फॉलोअर हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपका भला ही सोच रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका भला सोच रहा है। आपको अपना खुद का रिसर्च करना होगा, क्योंकि आप जब खुद के रिसर्च पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं चीज़ें जो कर रहा हूँ वो उसके बारे में मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, चीज़ों के बारे में मैं जानता हूँ। जितना ईटीएफ को प्रमोट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना करके दे देगा, ऐसा नहीं है। और उनकी जो एवरेजिंग करने का पावर है वो बिजनेसेस हो सकता है, या फिर वो और ज़्यादा अर्निंग करने के सोर्सेस हो सकते हैं उनके, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस तरीके से जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो कि बड़े यूट्यूबर या फिर किसी दूसरे के द्वारा बताया जा रहा है, वो आप पर शूट करेगा या नहीं, ये शायद
आप चीज़ों को एनालाइज ही नहीं कर रहे और बीच में ही मार्केट को छोड़ करके चले जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड बेकार है। म्यूचुअल फंड बेकार नहीं है, एक्चुअली आपने अपना खुद का रिसर्च नहीं किया, केवल दूसरे के कहने पर। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि जब जिनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं हमें लगता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी को भगवान मान लेते हैं, किसी को भगवान बना देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लॉजिकल सोचना चाहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल चाहे XYZ कुछ भी हो, आप उसको पहले क्रॉस वेरीफाई करिए कि एग्जैक्टली वो बंदा आखिर इतना किसी चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहा है। जब ETF को लेकर के इतना प्रमोशन हो रहा है तो आपको खुद समझ जाना चाहिए कि आखिर इस ETF में ऐसा क्या है जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।